अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बेबी केयर। मेरा नाम आमना है। आज मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करूंगी कि नौमौलूद बच्चों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं हमें उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले हमें उनकी ड्रेसिंग का ख्याल रखना चाहिए। ड्रेसिंग में सीज़न के लिहाज से होती है। अगर समर का सीज़न है तो बेबी को कॉटन के कपड़े पहनाने चाहिए ताकि उनको हवा जो आसानी से पास हो सके, ब्रीथेबल हों और वो बेबी जो है वो इजीली मूव कर सके और उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई भी हो जाता है और बहुत जल्दी गिर भी जाता है। लेकिन अगर विंटर का सीज़न है तो उसमें बेबी को कपड़े हमेशा लेयर्स की फॉर्म में पहनाने चाहिए। सबसे पहले जो हमें बेबी की बॉडी पे जो फर्स्ट लेयर होनी चाहिए वो कभी भी वूल की नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा कॉटन की होनी चाहिए। अगर आप वूल की फर्स्ट लेयर बेबी को पहनाएंगे तो वो उसकी बॉडी के साथ रब होगी और रब होने के साथ साथ उसको विंटर में भी गर्मी, दाने और रेडनेस का इशू आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बेबी को विंटर में आपने कपड़े पहनाने हैं वो हमेशा लेयर्स की फॉर्म में पहनाने हैं, यानी कि अगर आप 3 लेयर्स कपड़े पहन रहे हैं तो बेबी को 1 लेयर अपने से ज़्यादा पहनाने हैं, उसको 4 लेयर कपड़े पहनाने हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहे और उसकी बॉडी जो है वो विंटर में ठंडी ना पड़े और उसकी बॉडी से हीट लॉस ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं बाथिंग की। बाथिंग को सब बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। समर में बेबी को हम डेली बाथ दे सकते हैं क्योंकि उससे बेबी एक्टिव हो जाता है, अच्छे से सो पाता है। लेकिन विंटर में हमें जो है वीक में 2 से 3 बार बाथ देना चाहिए, क्योंकि विंटर है तो उसमें उसकी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि बेबी की इम्यूनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा जो डिस्कस मैं आपसे करना चाहूँगी वो है डायपर के लिहाज से। बेबी को हमेशा अच्छी क्वालिटी का डायपर पहनाना चाहिए। उसकी क्वालिटी में, डायपर की क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डायपर लो क्वालिटी का होगा तो उसके रैशेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो वो बेबी की जो स्किन है उसके साथ उसका फैब्रिक जो है वो टच होगा तो रैशेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर स्टूल वगैरह या यूरिन ज़्यादा देर तक डायपर के अंदर रहेगा तो वो भी रैशेज का बाइस बनेगा। इसलिए आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का जो डायपर है वो अपने बच्चों के लिए यूज़ करें ताकि वो रैशेज फ्री हो सकें। और रैशेज से बचने के लिए बेबी को आप जो है वो सूडो क्रीम वगैरह या जिंक वगैरह की क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें स्टेरॉइड वगैरह नहीं होता है। ये वो आप अगर रैशेज हो गए हैं तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो रैशेज ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कि बेबी की स्किन सेंसिटिव है और आपको ये है कि बेबी को रैशेज कहीं हो ना जाए तो उसकी प्रिकॉशंस के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी कॉर्ड की। बच्चों की जो कॉर्ड होती है जिसे नाफ भी बोलते हैं, उसकी हमें कैसे हिफाजत करनी चाहिए। बच्चों की जो कॉर्ड है वो 7 दिनों से लेके 2 से 3 हफ्ते तक वो गिर जाती है। अमूमन हर बच्चे की वो गिर जाती है, लेकिन उसकी हिफाजत हमें ऐसे करनी होती है कि उसको अच्छी तरह से आपने नीट क्लीन करना होता है। किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ प्लेन पानी में आपने उसको डाल के आपने उसको क्लीन करना होता है। उसके ऊपर किसी किस्म का ऑयल या किसी किस्म की और कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। और कोशिश करें कि कॉर्ड जब भी आप डायपर बांधें तो कॉर्ड के ऊपर ना बांधें, हमेशा कॉर्ड से नीचे डायपर रखें। अगर कॉर्ड के ऊपर डायपर आएगा तो उससे नमी ज़्यादा हो सकती है और नमी की वजह से बच्चों में रेडनेस, पस या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कॉर्ड में हो सकता है। इस वजह से हमेशा डायपर को कॉर्ड से नीचे ही बंद करना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी फीडिंग के बारे में। याद रखिएगा कि बच्चों को हमेशा आपने ऑन डिमांड फीड करवाना है, उनको कभी भी ओवर फीड नहीं करवाना है। एवरेज जो फीडिंग टाइम होता है एक बच्चे का वो 2 से ढाई घंटे होता है। हर बच्चा 2 से ढाई घंटे फिर बाद जो है फीड डिमांड कर लेता है। लेकिन जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं वो बच्चे हर घंटे डेढ़ के बाद फीड डिमांड करते हैं। लेकिन जो बच्चे फार्मूला मिल्क में होते हैं तो वो हर 2 से ढाई घंटे के बाद जो है वो फीड डिमांड कर लेते हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चों को हमेशा ऑन डिमांड करवाइए, ओवर फीड ना करवाइए। ओवर फीड करवाने की वजह से बच्चों में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं स्लीप की। बच्चों में हमेशा जो स्लीप की पोजीशन है उसका काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। उनको ऐसी जगह पे सुलाना चाहिए या लेटाना चाहिए जो कि ना बहुत हार्ड हो ना बहुत फ्लफ़ी, यानी कि सॉफ्ट हो। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो उससे भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो उससे भी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। मोस्टली बच्चों में जो है वो सडन इन्फेंट
जो सिंड्रोम है वो हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि उनकी स्लीपिंग पोजीशन जो है वो सही नहीं होती है। तो कोशिश करें कि जब भी बच्चों को आप लटाएं तो जो बच्चे का फेस होता है वो आपके आसमान की तरफ यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रूफ की तरफ होना चाहिए और बिल्कुल बच्चा जो है स्ट्रेट पोजीशन में लाई करना चाहिए ताकि उसके इंजरी के चांसेस ना हो और बच्चे के पास कोई भी ऐसा वैसा मटेरियल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे उसका दम वगैरह घुट सके, क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चों को सफोकेशन भी हो जाती है। उसके बाद मैं बात करूँगी हाइजीन की। बेबी की हाइजीन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह बेबी को ना लेके जाएं जहाँ पे कोई बीमार हो या कोई क्राउडेड एरिया में आप ना लेके जाएं, वहाँ पे बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि घर में कोई भी आपके स्मोकर ना हो, इवन के किसी घर के किसी के हिस्से में कोई बंदा भी स्मोकिंग ना करता हो, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। इसलिए बेबी के हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप। उसके बाद बेबी को की सेफ्टी का आपने काफ़ी ख्याल रखना है कि बेबी को आपने कभी भी अकेले गाड़ी वगैरह में छोड़ के नहीं जाना है, एसी वगैरह में, उससे भी बेबी की तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि बेबी को कहीं पे भी अकेले मत छोड़ें, हमेशा बेबी के साथ रहें। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी बॉन्डिंग की। हमेशा अपने बच्चे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें। बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट करिए और उससे आई टू आई कांटेक्ट में बातें करें, क्योंकि बेबी जो होता है वो हमेशा आपसे कम्युनिकेट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्राई। ठीक है, वो ये उसकी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया होता है जो हमें जिस तरह से वो हमें बताता है अपनी प्रॉब्लम। और कोशिश करें बच्चे के हाथों को, उसके पाँव को अच्छी तरह से हिलाएं, उनको शेक करें, उससे बातें करें। इससे आपके बच्चे की आपके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। लास्ट में मैं बात करूंगी जॉन्डिस की। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को पैदाइश के 2 से 3 दिन के बाद जो है जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, जो कि विद इन अ वीक या 10 डेज़ में वो ख़त्म भी हो जाता है। ये मोस्टली सब बच्चों को ही होता है, तो उसमें आपने सूरज की रोशनी वगैरह लगवानी होती है तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बच्चे भी होते हैं जिनको अमूमन पैदाइश के टाइम पे ही जॉन्डिस होता है, तो वो काफ़ी ख़तरनाक बात होती है। तो उसमें आपको अपने डॉक्टर से लाजमी जो है वो कंसल्ट करना चाहिए और अपने बच्चे के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर करना चाहिए। बाकी होप कि आपको मेरी सब बातें जो है समझ आ चुकी होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।